सागर यूट्यूब चैनल पर सगळे भाई बहना और विद्यार्थियों को स्वागत है व सुबह को राम राम। अब तक हमने 3 कवियों के बारे में पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़े हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, कुंवर नारायण जी और तीसरे जो आलोक धनवा जी, जिनमें से 2 रचनाकार जो हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 रचनाओं पर मिला हुआ है। एक तो हरिवंश राय बच्चन जी को 2 चट्टानों पर है और कुंवर नारायण जी को कोई दूसरा नहीं रचना के ऊपर है। और तीसरे कवि आज हम पढ़ रहे हैं, उनका नाम है रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय जी की जो कविता हमारे यहाँ पर पाठ्यक्रम में दी हुई है वो है कैमरे में बंद अपाहिज। और ये जो रचना है वो लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं कृति के ऊपर, कृति के अंदर संकलित है, इनकी काव्य संकलन के अंदर संकलित है। और इस रचना के ऊपर भी रघुवीर सहाय जी को 1984 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था। इसलिए हमें विशेष तौर से ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन जिन रचनाओं के ऊपर दिया गया है वो हमें विशेष तौर से याद रखने हैं। यानी कि अब तक हमने 4 कवियों के बारे में पढ़ा, उनमें से 3 कवियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। रघुवीर सहाय जी को लोग भूल गए हैं काव्य कृति के ऊपर, हरिवंश राय बच्चन जी को 2 चट्टानी, कुंवर नारायण जी को कोई दूसरा नहीं काव्य कृति के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर हम रघुवीर सहाय जी के बारे में पढ़ रहे हैं। रघुवीर सहाय जी दूसरे तार सप्तक के कवि थे। दूसरे तार सप्तक जिसका प्रकाशन 1951 के अंदर हुआ था, अंगेज जी के नेतृत्व में, अंगेज जी ने जिसका प्रकाशन करवाया था। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रघुवीर सहाय जी के बारे में। तो देखिए आगे इनके पहले जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं जो इनकी हैं, एक तो दूसरे तार सप्तक के अंदर इनके जो कविताएं वगैरह हैं उनका प्रकाशन हुआ 1951 के अंदर में। आरंभिक कविताएं छपी। महत्वपूर्ण काव्य संकलन है इनके सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये जो इनके काव्य संकलन है इनको आप क्रम से याद रखें, क्योंकि हाल ही में जो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर इनके क्रम के बारे में प्रश्न एक पूछा गया था। वो प्रश्न था उसमें सीढ़ियों पर धूप में, ये आप याद रखो 1959 में प्रकाशन हुआ। आत्महत्या के विरुद्ध इसका 1967 में प्रकाशन हुआ। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में इसका संकलन प्रकाशन हुआ। इसके बाद में लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं ये 1982 के अंदर 1982 में इसका प्रकाशन हुआ। और इसके बाद में कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये 1989 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ। इसलिए 2 रचना इसके आगे और लिख लीजिए ताकि क्रम के अंदर कोई दिक्कत नहीं रहे। सन याद नहीं करनी है लेकिन इसका क्रम है वो हमें याद रखना है। इसके अलावा भी इनके काव्य संकलन के अलावा भी इनकी कुछ कहानी संग्रह हैं वो भी प्रकाशित हुए थे, जिनमें 2 कहानी संग्रह खास करके प्रसिद्ध इनके रहे। रास्ता इधर से है और दूसरा है जो आदमी हम बना रहे हैं। रास्ता इधर से है और दूसरा है जो आदमी हम बना रहे हैं। ये 2 कहानी संग्रह हैं, ये भी इनके याद रखें। आगे हमारे पाठ्यक्रम में इनके दे रखा है कि रामदास जो है वो कविता इनकी एक प्रसिद्ध रही है, तो उस कविता को भी याद रखा जाए। इसके अलावा जो खास बात यहाँ पर इनकी रखनी है वो रघुवीर सहाय रचनावली है, वो 6 खंडों के अंदर है। ये एक हमें इसके अंदर खास तौर से याद रखनी है। इसके आगे वाले जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का पाठ हमारे है, उनकी भी मुक्तिबोध रचनावली है, वो उसको भी 6 खंडों में उसका प्रकाशन हुआ। नेमिचंद्र जैन के द्वारा उसका प्रकाशन करवाया गया था। प्रकाशन कोई नहीं पूछता प्रकाशक के बारे में, लेकिन कितने खंडों में है वो हमें याद रखनी है। जैसे कि आगे के जो काव्य संकलन है वो सदानीरा 2 भाग हैं उसके। जैसे कि बच्चन रचनावली जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसके बारे में उसके 10 खंड हैं। तो इस प्रकार से ये कई बार प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में भी याद रखा जाए।
पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। पुरस्कार इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो मैंने आपको पहले बता दिया, लोग भूल गए हैं काव्य कृति के ऊपर इनको दिया था। निधन 1990 में दिल्ली में हुआ। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। इनका दार्शनिक वक्तव्य है जो इनकी रचनाओं के अंदर इनका दिया हुआ कविताओं के अंदर। साधारण सी बातें हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बैलेंस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। बैलेंस भाषा की सीधी सी बात है, जो सामान्य बोलचाल की भाषा, हमारे दैनिक जीवन के अंदर हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, रोज़मर्रा की जो भाषा है, उसी भाषा को उन्होंने अपनी कविता का माध्यम बनाया ताकि आम जन उसके ताने बाने को अच्छी तरीके से समझ सके। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। भाषा भी सामान्य आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया और जिस विषय पर उन्होंने काव्य सृजन किया वो विषय भी इनके सामान्य थे। कहने का तात्पर्य कि समाज का एक ऐसा तबका, समाज का एक ऐसा वर्ग जिसके बारे में सभी लोग भूल चुके हैं, हाशिए पर गए हुए मनुष्य के बारे में इन्होंने लिखने की कोशिश की। यानी कि सामान्य भाषा और सामान्य ही विषय उन्होंने अपने साहित्य के लिए प्रयोग किए। और विषय भी किस प्रकार के, जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर रोज़ हम जिन समस्याओं को देखते हैं, हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मा अन्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यानी कि ये दैनिक जीवन के अंदर जो तत्कालीन समय के अंदर जो समस्याएं थी, वो समस्या आज भी वर्तमान समय में भी हमारे हैं। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार जो आए दिन हम अखबारों के अंदर देखते हैं, हत्याओं के बारे में, आगजनी के बारे में, छल छदम यानी कि बनावटीपन जिसको हम कहते हैं, कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। यानी कि मात्र वो पत्रकारिता तक ही सीमित नहीं रहे, या उनका जो लिखा हुआ जो काव्य है वो पत्रकारिता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जन जिसको पढ़ता है, जो पाठक उसको पढ़ता है, वो मजबूर हो जाता है अपने आप के सोचने के लिए और उसका आत्मा अन्वेषण करने के लिए। ये ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन, एक नाटकीय वैभव प्रदान किया। कहानीपन एक नाटकीय वैभव, नाटकीय वैभव जिस प्रकार नाटक के अंदर जो संवाद योजना होती है, यानी कि इनके काव्य की एक खास विशेषता यह है कि इनका काव्य जो है वो नाटकीयता लिए हुए और संवादपूर्ण है। काव्य है लेकिन फिर भी संवादपूर्ण है। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। जातीय और व्यक्तिक स्मृतियाँ यानी कि किसी वर्ग विशेष को आधार बना के या फिर अपने खुद के स्वयं के जीवन में भोगी हुई जो स्मृतियाँ हैं उनको उन्होंने आधार नहीं बनाया, जैसा कि प्रेमचंद जी ने बनाया है अपनी व्यक्तिगत जीवन के अंदर घटित हुआ। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन के अंदर जितने भी संस्मरण लिखे हैं वो अपने जीवन में घटित घटनाओं को आधार बनाया। उन्होंने ऐसा यहाँ पर नहीं किया, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास, व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। हाँ, ये इनके काव्य की खास विशेषता और भी है। मार्मिक उजास के साथ में व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों, यानी कि व्यंग्य भी ऐसा व्यंग्य जो खुरदरापन लिए हुए, खुरदरापन से तात्पर्य यानी कि जिससे सामने वाले के चोट भी लगे और उसे उस चीज़ का कोई बुरा भी ना लगे, इस प्रकार का व्यंग्य उन्होंने प्रयोग किया है। छंदा अनुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा
और बखूबी लिखा। सहज शैली, बातचीत की सहज शैली, यानी कि वही मैं जैसे कि आपको बता रहा था, नाटकीयता का भाव, जो संवाद योजना जो इनके अंदर है, बातचीत की जो शैली इनके काव्य के अंदर है, वो हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। साधारण सी बातें, यहाँ से वैसे कोई प्रश्न विशेष नहीं पूछे जाते। इसके आगे हैं, बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। मैंने पहले आपको बताया था कि इनके काव्य के अंदर विशेष तौर से हमें समाज के हाशिए पर पहुँचे हुए उस व्यक्ति की जो मर्म व्यथा है वो दिखाई देती है, जिसको सभी ने छोड़ दिया है, लेकिन इन्होंने उसको अपनाया। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों व या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। थोड़ा इसको भी याद रखें। रामदास नाम से इन्होंने जो कविता लिखी थी वो काफ़ी चर्चित कविता लिखी थी। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उनका प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ पर जो हमारी कविता दी गई है, कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई हैं। एक तो इनकी जो कविताएं जिस भी कवि की आती हैं और जिस संग्रह से ली गई हैं, वो कम से कम हमें सभी याद रखनी है। शारीरिक चुनौती को झेलते हुए, कैमरे में बंद अपाहिज यहाँ पर एक शारीरिक व्यथा को झेलते हुए व्यक्ति की जो मर्म कहानी है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कवि ने की है, जिसका फायदा समाज का हर वर्ग उठाने की कोशिश करता है। माध्यम उन्होंने बशर्ते कि कैमरे को बनाया, जो रेडियो है उसको कैमरे को बनाया, यानी कि कहने का तात्पर्य मीडिया को बनाया उन्होंने। बाकी ये चीज़ें हम सब पर लागू होती हैं। कहने का यहाँ पर इनका यह ऐसे, शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जो पत्रकार हैं वो ये चाहता है कि उस अपाहिज व्यक्ति के चेहरे की भंगिमा को प्रश्न पूछ कर ऐसा बना दिया जाए कि एक करुणा उसको देखकर है वो जो टेलीविज़न देखने वाले हैं उनके मन में उत्पन्न हो जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक प्रकार से उस अपाहिज व्यक्ति की जो मर्म व्यथा है उसको भी उन्होंने कारोबार का आधार है वो बना लिया है यहाँ पर। बशर्ते कि होना ये चाहिए कि उस पत्रकार के द्वारा जो प्रश्न उससे पूछे जाते हैं उससे पहले वो व्यथा उसे भी अनुभव होनी चाहिए, वो व्यथा उसे भी अनुभव, यानी कि वो संवेदनशीलता उसके अंदर भी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। आज का भौतिकतावादी ज़माना इस प्रकार का बनता जा रहा है कि हम दूसरे की जो दुख है, त्रासदी है, उसकी परेशानियां है, उसको भी हमारे बिजनेस का, हमारे कारोबार का आधार हम बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही संवेदनहीनता की बात है वो बताई गई है। इसका सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यानी कि दोनों ही स्थितियां होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि स्वयं भी संवेदनशील होना चाहिए, यानी कि एक बड़े वर्ग तक उसकी व्यथा को अगर वो व्यक्ति पहुँचा रहा है तो उसे स्वयं भी संवेदनशील होना चाहिए और दूसरों को भी संवेदनशील बनाने की कोशिश है उसे करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, यानी कि वह व्यक्ति स्वयं संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन बना हुआ है, उससे इस प्रकार के प्रश्न वो करेगा। लेकिन विडंबना यह है, यानी कि दुख की बात यह है कि जब आप पीड़ा
को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन, यानी कि ये मुख्य बात है कि संवेदनहीन हम कारोबारी दबाव के कारण से इतने बनते जा रहे हैं कि उस व्यक्ति विशेष की पीड़ा हमें दिखाई ही नहीं देती। संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। देखिए, यहाँ पर टेलीविज़न स्टूडियो को भले ही यहाँ पर कवि ने माध्यम बनाया, लेकिन ये बात मात्र पत्रकारिता के ऊपर या टेलीविज़न स्टूडियो के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि हर उस व्यक्ति के ऊपर लागू होती है जो सामने वाले की दुख को, परेशानी को, उसकी ट्रेजेडी को, उसकी त्रासदी को आधार बनाकर वह उसे एक बिजनेस के तौर पर या एक कारोबार के तौर के ऊपर प्रयोग करने की कोशिश करता। हर एक व्यक्ति के लिए वो लागू होती है, चाहे वो रेडियो के अंदर हम कुछ सुने, चाहे टेलीविज़न के अंदर कुछ सुने, या चाहे हम रोज़मर्रा के जीवन के अंदर हमारे साथ में अगर ऐसा कुछ घटित हो रहा है या हम किसी के साथ में ऐसा घटित हो रहा है, कर रहे हैं, तो वो हम पर भी लागू होता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि शारीरिक चुनौतियां जो व्यक्ति झेल रहे हैं, विकलांग व्यक्ति जिस प्रकार, जिनको वर्तमान समय के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग की जगह एक नया नाम दिया, दिव्यांग दिया, तो उन्हीं का यहाँ पर यह वर्णन किया जा रहा है कि उनके प्रति एक संवेदनशील नज़रिया हम सभी को अपनाना चाहिए। इसके लिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। यानी कि शुरुआत के अंदर करुणा जगाने के उद्देश्य से ये, यानी कि लोगों की संवेदनाएं हैं वो भी जागृत हों इस व्यक्ति की, उस व्यक्ति विशेष के प्रति, लेकिन होते होते अंततः स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो संवेदना जगाने वाला न बनकर वह क्रूर बन जाता है। ये पाठ परिचय में दिया हुआ। पाठ परिचय हमें हर कविता का है वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। कविता हो चाहे गद्य भाग की कोई विधा हो, साधारण सा पाठ है, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, कुछ में ज़्यादा है नहीं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे में से तात्पर्य यहाँ पर टेलीविज़न स्टूडियो के अंदर कवि यहाँ पर कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे में यानी कि टेलीविज़न स्टूडियो के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को हम लेके आएंगे जो कमज़ोर है, यानी कि किसी न किसी कारण से, वो मानसिक तौर पर हो सकता है, वो शारीरिक तौर पर हो सकता है, बशर्ते कि हमें पता है यहाँ पर शारीरिक तौर से कमज़ोर व्यक्ति को टेलीविज़न स्टूडियो में लाने की बात कही जा रही है। हम समर्थ शक्तिमान, जबकि जो ला रहे हैं वो पत्रकार हैं, वो स्वयं अपने आप को समर्थ और शक्तिमान समझते हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा देखिए जो समर्थ होते हैं उनके द्वारा असमर्थ व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का व्यवहार है वो किया जाता है। आगे है, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी कि बार बार उससे इस प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे जिनके उत्तर उस सामने वाले व्यक्ति के पास में नहीं है, क्योंकि जो उत्तर वो पूछना चाहते हैं वो तो उनको स्वयं को दिखाई दे रहा है। वह व्यक्ति अपाहिज भी है और अपाहिज होने के कारण से हर किसी को पता है कि दुख भी होती है, परेशानियां भी होती हैं। अपाहिजपन के कारण से हर किसी को दुख होता है, लेकिन फिर भी उससे उसी प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं। अर्थात वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को ये कहा जाए कि हतोत्साहित करने की कोशिश की जाती है, और उस हतोत्साह के कारण से उसके जो कारुणिक भाव हैं उसके चेहरे पर दिखाई दे, ये पत्रकार वो चाहता है। और ऐसा करने से, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उसके मन में, पत्रकार के मन में कहीं न कहीं अपना एक कारोबारी रवैया है वो दिखाई देता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछने से उस व्यक्ति के चेहरे के जो भाव दिखाई देंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसके चैनल को देखने की कोशिश करेंगे। इस कारण से वो इस प्रकार का व्यवहार करता जा रहा है।
आगे उससे फिर वह बार बार पूछता है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कि कैसा लगता है, यानी कि बार बार इसी प्रकार के प्रश्न वह पूछता जा रहा है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी कि उसकी नकल भी वो करके दिखा रहा है, इशारा करके भी वो दिखा रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि उस अपाहिज व्यक्ति को वह अंदर से इतना तोड़ने की कोशिश वह कर रहा है कि वह दुखी हो जाए, रो पड़े। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। क्या ये अवसर खो देंगे? आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यानी कि यहाँ पर पत्रकार महोदय ये कह रहा है कि हम पूछ कर उसको रुला देंगे, हम ये कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न वह बार बार करके उसको रुलाने की कोशिश कर रहा है। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और जो दर्शकगण हैं वो भी यही इंतज़ार कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कब रोएगा। ये प्रश्न मतलब कहने का तात्पर्य कि ये उस पत्रकार के मन में चल रहा है, वो ये बातें सब कुछ बता नहीं रहा है हमें, ये उसके मन में चल रहा है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि अंततः उसकी वो जो दुखपूर्ण भावनाएं हैं, यानी कि समाज की इस प्रकार के रवैये से, आम जन का उसके प्रति जो इस प्रकार का रवैया, उससे वह अपाहिज व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, वो अपने आप को इतना अकेला और टूटा हुआ महसूस करता वहाँ पर कि मेरी जो कमजोरी है उसी को ये लोग सामने वाले अपना कारोबारी आधार बना रहे हैं। इस कारण से उसकी वो दुख, उसका वो आंतरिक उसकी जो वेदना, उसकी जो प्रताड़ना समाज ने उसे प्रदान की है, वो उसके चेहरे के ऊपर दिखाई देनी शुरू होती है। यानी कि दुख की वजह से आंखें फूली हुई दिखाई देती हैं, और वही सब कुछ दिखाने की कोशिश यहाँ पर उस दूरदर्शन के ऊपर की जा रही है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, यानी कि अभी तक भी वो रोया नहीं, इस कारण से यहाँ पर देखिए एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों किसको? जो देखने वाले दर्शक हैं उनको, और उस अपाहिज व्यक्ति को, दोनों को, क्योंकि इसी से तो उनकी टीआरपी बढ़ती है चैनल की। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। क्या नहीं हुआ? वह व्यक्ति रोया नहीं, वह अपाहिज व्यक्ति रोया नहीं। इस कारण से पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि बस रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यहाँ पर भी कारोबारी रवैया है वो दिखाई देता है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, यानी कि सामाजिक उद्देश्य उनका था कि समाज के अंदर अपाहिज व्यक्ति के प्रति जो संवेदना है वो लोगों के मन में जागृत करना, लेकिन कर उल्टा ही रहे थे। वो खुद अपने कारोबार में लगे हुए थे। कहने का आशय है कि आज के समय के अंदर संचार माध्यमों के अंदर भी संवेदनहीनता और व्यावसायिक प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है, कारोबारी प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है। नाटक की और संवाद शैली के अंदर साधारण सी भाषा के अंदर लिखा हुआ ये पाठ था, ये कविता थी। हाँ, एक बात और है इसमें यहाँ पे कि अब कारोबारी रवैये की बात आई गई, व्यवसायिक प्रवृत्ति की बात आई गई, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप देखते हो, मैं ये नहीं कहता कि इसी चैनल को आप देखते रहिए, लेकिन अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आप इससे ये आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं शुरू से लेकर 9वीं से लेकर 12वीं तक की समस्त किताबों की जो पाठ हमारे जितने भी हैं, चाहे वो कविताएं हैं चाहे गद्य भाग हैं, सभी पाठों को यहाँ पर डालूंगा। इसके साथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को भी परीक्षा तक, अभी 2nd ग्रेड का नोटिफिकेशन कल ही सूचनाएं जो आ रही हैं उसके अनुसार लगता है जल्दी आने वाला है। और 9वीं से लेकर 12वीं तक की सारी किताबें हैं वो ग्रेड 2nd के अंदर आती हैं।
इस कारण आप भी मेरे साथ में इस चैनल पर बने रहिए ताकि आपके पास में वो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप उसके साथ साथ में तैयारी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इतना ज्ञान नहीं है, आपको बहुत ज्ञान है, मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन कम से कम इससे आपकी एक दिनचर्या बनी रहेगी और जो चीज़ें आप समय पर नहीं कर पाते हैं, इसके समय के साथ मेरे साथ साथ में चलेंगे तो वो सारी चीज़ें हैं वो हल भी हो जाएंगी जल्दी ही। इस कारण से सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। बस इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आज के लिए